हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाटघाट सैनिक कोचिंग क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का नियम, जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। किरचॉफ ने अपने प्रयोगों के आधार पे यह देखा कि ओम के नियम से किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा का मान निकाला जाता था। तो उन्होंने उसमें क्या होता था कि अगर परिपथ कोई जटिल हो जाता था, डिफिकल्ट हो जाता था, उसमें धारा का मान निकालना कठिन हो जाता था। उसको आसान करने के लिए उन्होंने नियम बनाया, और जो दो नियम थे, बारी बारी से हम दो नियम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था। और किरचॉफ ने अपना ये नियम क्यों दिया था? किसी वैद्युत परिपथ में जो अलग अलग शाखाएं हैं, उन शाखाओं में वैद्युत धारा का मान निकालने के लिए। जैसे कि अगर एक वैद्युत परिपथ ले लिया जाए कुछ इस प्रकार से, ये एक वैद्युत परिपथ ले लिया गया, यहाँ पे एक सेल लगा दे रहे हैं, यहाँ पे एक मीटर लगा दे रहे हैं, यहाँ पे एक कुंजी लगा दे रहे हैं। ये यहाँ आप चाहें तो इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप वैद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं। तो अगर और भी डिफिकल्ट ये हो जाए तो उसमें अलग धाराओं में मान निकालना, अलग अलग शाखाओं में धारा का मान निकालना डिफिकल्ट हो जाता था। उसको आसान करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया था। दोनों नियम को हम देखते हैं। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको हम बोलते हैं संधि का नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को बोलते हैं संधि का नियम या धारा का नियम ही बोलते हैं। किरचॉफ का भाई कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक प्रथम नियम या इसी का दूसरा नाम संधि का नियम, या इसी का नाम है धारा का नियम। और इसका जो दूसरा नियम है उसको हम लोग बोलते हैं लूप का नियम या बंद पास का नियम, बंद पास का नियम या वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का नियम। मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि के नियम से या धारा के नियम से जाना जाता है, और इनका जो सेकेंड नियम है, जो दूसरा नियम है, उसको हम लोग कहते हैं लूप का नियम। लूप मतलब कि वो गोल सर्कल में आ जाएगा, या बंद पास जो क्लोज सर्किट होगी, और या तो वोल्टेज का नियम भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम पे। किरचॉफ के प्रथम नियम में क्या बताया गया? उन्होंने क्या बताया था किरचॉफ ने प्रथम नियम में? देखिए, किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में बताया था, जिसको बोलते हैं लोग संधि का नियम। क्या बोलते हैं? संधि का नियम भी बोलते हैं। संधि का मतलब क्या? जंक्शन। जंक्शन मतलब ये हो गया कि किसी एक बिंदु पर कई धाराएं आ रही हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई धारा आ रही है इस संधि पर, संधि ए बोल देता हूँ इसको, जो हमारी आ रही है I1, यहाँ से जा रही है I2। तो भाई संधि तभी होगी जब दो लोगों के मिलने से किसी तीसरे का निर्माण होगा, जो हिंदी वाला सिस्टम है। दो लोगों से मिलने का तीसरा का निर्माण होना। उसी प्रकार से दो धारा अगर आई है तो यहाँ से क्या होगी? एक तीसरी धारा क्या होती है? ऐसे निकल रही है, मान लीजिए, जिसको I3 बोलेंगे। तो ये बन गई एक संधि। इसलिए इसको बोला गया संधि का नियम। और संधि के नियम में ये बताया गया कि किसी भी संधि पर, संधि के नियम में ये बताया गया कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धारा, मतलब जितनी धाराएं इस संधि पे आ रही हैं, और इस संधि से निकलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बताइए गया कि किसी संधि पर आने वाली जितनी भी धाराएं होंगी, I2 आ रही है, ये I3 भी आ सकती है, I4 भी आ सकती है ये, और इसमें से निकलने वाली, सॉरी I3 तो मैंने निकाल दिया था, इसको I5 ले ले रहे हैं। इधर से हमारी निकल रही है, हमारी I6 भी निकल सकती है, I7 भी निकल सकती है। तो कहने का मतलब है कि बीजगणितीय योग का मतलब ये बताया जा रहा है कि इसमें जो आ रही हैं उनको तो प्लस करना है,
और जो निकल रही हैं उनको माइनस करना है, और इनका योग जो होगा वो शून्य होगा। अर्थात आने वाली धारा कितनी है, आने वाली धाराएं हमारी इसमें I1 है प्लस I4 भी लिया गया, चलिए ठीक है, I4 भी आ रही है, प्लस I2 भी जा रही है इसमें, तो I2 भी लिख दीजिए, प्लस I5 भी आ रही, तो I5 भी लिख दीजिए। निकल कौन कौन सी रही हैं, संधि से बाहर, एरो जो बाहर गई है, तो निकलने वाली हमारी I3 है, तो निकल रही है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो नीचे में लिख दे रहा हूँ माइनस, इसको यहाँ पे लेके I3 आएगी, और कौन निकल रही, माइनस I3 माइनस I6 निकल रही, तो I6 लिख दीजिए, I7 निकल रही, I7 लिख दीजिए, और इसका जो कितना बताएगा, 0 बताएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आने वाली हैं उनको तो प्लस लिखना है, और जो निकलने वाली हैं उनको माइनस लिखना है। तो जो प्लस वाले होंगे एक साथ जोड़ेंगे, जो माइनस होंगे एक साथ रखेंगे, और इसको हल करेंगे तो इनका जो योग आएगा वो 0 के बराबर आएगा। इन्होंने प्रथम नियम में ये बताया था। जैसे देखिएगा, जैसे थोड़ा स्पेस कम हो गया था, यहाँ ले रहे हैं हम, एक संधि है हमारी, और इसमें हमारी I1 धारा आ रही है, ये हमारी आ रही है I2 धारा, और एक धारा और जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कि I3 धारा जा रही है। और इस संधि से होकर निकलने वाली जो धारा है हमारी वो I4 है, और एक धारा और निकल रही है, इसको हम लोग बोलेंगे I5 निकल रही है। तो आप बता सकते हैं, अभी मैंने समझाया आपको कि जो धाराएं आ रही हैं उनको प्लस करना है, और जो धारा बाहर निकल रही है उसको माइनस करना है। अर्थात कि संधि के नियम के अनुसार ये हो जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस, वो निकल रही है तो उसको I4 करो, फिर माइनस, ये भी निकल रहा है तो उसको I5 कर दीजिए, और इनका योग कितना बताया गया, 0 बताया गया। कहने का मतलब कि जितनी धारा आएगी और जो निकलेगी, तो आने वाली को जोड़ेंगे, निकलने वाली को माइनस करेंगे, तो इनको पूरा टोटल करने पे क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। इस प्रकार से इस पर अगर देखा जाए कि अगर मान लीजिए कि I1 का मान हम आपको दे दें 2 एम्पियर है, I2 का मान आपको दे दें, I2 जो है उसको दे दिया 3 एम्पियर है, I3 दे दिया 5 एम्पियर है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, और इसको मैंने दे दिया कि ये हमारी जो है वो है 4 एम्पियर की। I5 कितने की है, 4 एम्पियर की है। मैं पूछा कि I4 का मान क्या होगा, तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार अगर देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि जो आने वाली धाराएं हैं, जो आने वाली धारा है, तो आने वाले के लिए पहली धारा आ रही थी I1 2 एम्पियर, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 एम्पियर, प्लस I2 जा रही है 3 की, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, प्लस I3 कितने की जा रही है 5 की, तो 5 लिख दीजिए, और वो I5 निकल रही तो माइनस लिखिए, माइनस कितना 4 एम्पियर की निकल रही है, और ये I4 का मान आपको ज्ञात करना था, तो प्लस यहाँ पे लिखता हूँ I4 है ना इज इक्वल टू 0 आएगा। तो जो पॉजिटिव इनको जोड़ लेता हूँ मैं, तो भाई 3 2 5 और 5 5 10, ठीक है, तो 10 माइनस 4 प्लस I4 बराबर कितना 0, 10 में 4 आएगा तो आ जाएगा 6 आएगा, 6 प्लस I4 इज इक्वल टू 0, अर्थात I4 जो होगी वो हमारी होगी माइनस कितना 6 एम्पियर की। इस हिसाब से अगर हम ये देखें कि हमारी I4 जो आ गई कितने की आ गई है, I4 जो आ गई हमारी माइनस 6 एम्पियर की है। अब एक काम करता हूँ मैं कि जो आने वाली थी और जो निकलने वाली थी, दोनों को जोड़ के चेक करता हूँ कि क्या ये किरचॉफ का नियम सही है कि नहीं, प्रथम नियम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो सही है, हम ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो रख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पे चेक कर देते हैं। I1 क्या था हमारा 2 एम्पियर, I2 था हमारा 3 एम्पियर, I3 था 5 एम्पियर, माइनस I4 हमारा ऑलरेडी माइनस में आया है, तो भाई माइनस का आया 6, फिर माइनस I5 हमारा कितने का था, I5 हमारा था 4 एम्पियर। चेक करता हूँ 0 आ रहा नहीं आ रहा है, तो भाई 2 3 5 5 10, 5 10 हो गया, और यहाँ पे माइनस का जो साइन आया है, माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि वो धारा क्या हो रही है, निकल रही है, मतलब निकलेगी। परिमाण में भले ही माइनस में, बस परिमाण को आउट हो रही, बाहर निकल रही है, लेकिन अगर इसका रिजल्टेंट लेना होगा केवल, तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, केवल इसका परिमाण लिखेंगे। माइनस दिशा, बस माइनस से दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है कि बाहर निकल रही है, मतलब वो कमी होगी उसमें। अर्थात ये हमने भले ही यहाँ पे माइनस दिखाया, लेकिन इसका मान क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। अर्थात ये देखा जाए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -6 और -4 सॉल्व किया जाए तो -10 और -10 इक्वल टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि ये जो माइनस का साइन आया था, ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा था, माइनस का साइन ये दिखा रहा था कि ये धारा इसमें ऐड नहीं हो रही है,
वो धारा जो हो रही है निकल रही है, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया था। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम अगर हम परिभाषा के तौर पे देखने चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली तथा संधि से निकलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ कि जो सिग्मा आई होगा, सिग्मा मतलब कि इनका बीजगणितीय योग दिखा रहा है, वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में बताया था कि किसी भी संधि पर जितनी भी धाराएं आएंगी और जितनी धाराएं निकलेंगी बाहर, उनका अगर हम बीजगणितीय योग करें, बीजगणितीय योग मतलब जो आ रही उनको प्लस करिए, जो निकल रही उसको माइनस करिए, तो उनका टोटल योग कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ये किरचॉफ का प्रथम नियम था। आगे हम बात करते हैं किरचॉफ के सेकेंड नियम अर्थात लूप का नियम या बंद पास का नियम या वोल्टेज का नियम। ठीक है, देखते हैं इसको। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसको बोला गया किसका नियम है, ये वोल्टेज का नियम है। बताया गया कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है किस पे आधारित है भाई, वोल्टेज। एक बात और थी, मैंने यहाँ पे भूल गया था, किरचॉफ के प्रथम नियम में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है ना, वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। मैंने भूल गया था इसको बताना। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है और दूसरा जो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, देखिए तो किरचॉफ का सेकेंड नियम देखिएगा क्या है। किरचॉफ ने अपने सेकेंड नियम में ये बताया था, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली समस्त धाराओं, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, समस्त धाराओं मतलब कि आई लेना है और संगत क्या लेना है, प्रतिरोध लेना है, उनका गुणनफल करना है यानी आई आर, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। अर्थात कि समस्त धाराओं उनके संगत क्या प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद पास के किसी खंड के सिरों के बीच विभवांतरों का क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको इरेज करके। ये आप नोट कर लीजिएगा, किसी बंद पास या लूप के विभिन्न खंडों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद पास के विभिन्न खंडों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा बी बराबर 0 और सिग्मा बी को हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा आई आर इक्वल टू 0। तो भाई तो नियम तो आसान है लेकिन थोड़ा इसको समझना मुश्किल है। किसी बंद पास के विभिन्न खंडों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब वो उसमें समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता था और इसमें समस्त विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। डायग्राम देखते हैं इसका। डायग्राम से समझते हैं। ये एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है और इसके साथ एक ये प्रतिरोध है जिसको मैं R1 बोल दे रहा हूँ। सेम उसी प्रकार से एक यहाँ अन्य सेल है, इसका जो वैद्युत भागबल है वो E1 है, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होगी। यहाँ पे एक सेल है जिसका वैद्युत भागबल E2 है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी माइनस से प्लस। और यहाँ पे एक और रजिस्टेंस ले रहे हैं हम R2। फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक अन्य रजिस्टेंस R3 दे देता हूँ और
तो बंद पास के नियम में सबसे प्रमुख बात ये होती है कि धारा का वितरण करना। धारा बांटना आपको आ जाएगा, सवाल लगाना आसान हो जाता है इसका। देखिए पहला सेल हम ये लेते हैं, तो धारा हमारी प्लस से क्या पाएगी, माइनस की ओर जाएगी, प्लस सिरे से माइनस की सिरे की प्रवेश करेगी। तो यहाँ से मैं मानता हूँ कि धारा हमारी जो निकल रही है वो I1 निकल रही है। कौन धारा निकल रही है, I1। भाई यहाँ से अगर I1 धारा निकली है तो इस संधि तक तो I1 ही आएगी, लेकिन ये भी तो यहाँ एक सेल लगा है, तो ये भी तो धारा निकालेगा, और ये धारा इधर नहीं जा सकती, वो भी ऐसे निकल के माइनस वाले सिरे में ही प्रवेश करेगी, क्योंकि इधर भी प्लस वाला मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो धारा निकालते हैं इसको हम बोलते हैं I2। I1 धारा यहाँ से आ रही है, I2 धारा यहाँ से जा रही है, ये वाली धारा इधर जा नहीं सकती, तो ये दोनों धाराएं मिलकर इधर आएंगी, यानी इसमें कितना धारा आ जाएगी, I1 प्लस I2 धारा यहाँ आ जाएगी। इस रजिस्टेंस को कितना धारा मिलने वाली है, यही धारा मिलेगी, क्योंकि बीच में कोई संधि उंधि है नहीं, ना कोई रजिस्टेंस लगा है बीच में, यानी ये जो धारा हमारी आई है वो धारा हमारी यहाँ पे पहुँचेगी I1 प्लस I2। आगे देखा जाए तो I1 I2 धारा यहाँ से गुजर रही है, यहाँ तक हमारी I1 I2 ही जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे संधि मिली, तो संधि में क्या होगा, फिर आगे यहाँ देखिएगा कि यहाँ से अगर हमारी I1 I2 जा रही है तो ये जो धारा निकाला था I2 निकाला था, इसके आधार पे अगर इसको धारा देखा जाए तो I2 मिलने वाली है, यानी I2 धारा हमारी इसमें आ जाएगी। अगर I2 धारा हमारी यहाँ आ जा रही है तो I1 प्लस I2 में से I2 इधर चली गई, यानी इसमें धारा कौन सी आने वाली है, I1 आने वाली है, यानी इस रजिस्ट्रेशन में कितना धारा मिलेगी, I1 मिलेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखने के लिए आपको पथ लेना पड़ेगा, और पथ आपको लेने के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का चुनाव करना होगा। आप चाहे तो क्लॉकवाइज चल सकते हैं, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। तो इसमें दो पास हैं, पहला पास ये है, दूसरा पास ये है। प्रथम पास यू ऐसे बन रहा है, सेकेंड पास हमारा ये बन रहा है। तो बंद पास एक में हम लेते हैं जो पथ वो लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए यहाँ भी हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो पथ, सेल और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच हम एक रिलेशन बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस के लिए मतलब कि प्रतिरोध के लिए यदि धारा की दिशा मान लीजिए ये है इसमें, और पथ की भी जो दिशा है वो ऐसे आ रही है, इधर ही आ रही है। धारा की दिशा हमारी अगर इधर है इस साइड, और पथ की दिशा भी इधर आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी मैंने आपको बताया था कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लेना होगा, यानी जो IR होगा इसको हम ले लेंगे निगेटिव। क्या ले लेंगे इसको लेंगे हम लोग निगेटिव। अगर पथ की दिशा में धारा की दिशा हो तो इसको लेना है निगेटिव। अर्थात यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा कि पथ की दिशा इधर ही है और धारा की दिशा भी इधर ही है, यानी यहाँ पे जो IR का मान रहेगा निगेटिव रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ भी धारा इधर आ रही है और पथ भी देखो घूम के इधर जाएगा, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि धारा इधर जा रही हो, आपने पथ ऐसे ले लिया था तो उसको पॉजिटिव ले रहा है, तो इसकी सेकेंड स्थिति ये हो सकती है रेजिस्टेंस के लिए। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि धारा हमारी यूँ ऐसे ही जाए, इधर ही जाए, लेकिन पथ जो है वो इसके अपोजिट हो जाए, इधर हो जाए। तो इस स्थिति में जो IR होगा वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये तो बात हो गई किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। अब बात करते हैं सेल के लिए। तो सेल के लिए अगर देखा जाए, सेल के लिए तो सेल में इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर, और इसको बोलेंगे हम लोग लोअर। पॉजिटिव वाले को हायर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लोअर बोलेंगे। उसी प्रकार से इसका हायर ही होगा, इसका लोअर ही होगा, यानी पॉजिटिव वाला जो हायर है, निगेटिव वाला क्या है, लोअर है। तो इसमें अगर ये देखा जाएगा कि अगर पथ की दिशा लोअर टू हायर जा रही हो तो पॉजिटिव लेना है, अगर पथ की दिशा हायर टू लोअर जा रही हो तो निगेटिव लेना है। अर्थात मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। पहली स्थिति कि अगर हमारे पास ये सेल है और इसका ये पॉजिटिव सिरा है, इसका ये निगेटिव सिरा है, अर्थात ये हायर वाला, ये वाला लोअर वाला है, और इस स्थिति में अगर पथ जो है वो जा रहा है हमारा, क्या जा रहा है, देखो हायर टू लोअर जा रहा है। अगर पथ हायर टू लोअर जाएगा तो इसमें लोअर पे खत्म हो रहा है, देखो हायर टू लोअर पे खत्म हो रहा है, मतलब कि लोअर मान ले रहा है, मतलब क्या लेना है, ये निगेटिव लेना है। अर्थात इसमें जो ई आएगा, पहले तो क्या आएगा, ई आएगा, इसको हम ले लेंगे निगेटिव सेल के लिए। और दूसरी स्थिति में कि अगर सेल हमारा है ये हायर, ये है लोअर, ये है, और पथ इसके अपोजिट हो पथ,
तो देखो लोअर टू हायर जा रहा है, हायर पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब कि हायर पॉइंट लेना होगा। हायर मतलब क्या, पॉजिटिव लेना होगा, यानी कि ई जो हमारा होगा वो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव मान होगा। आया होगा। रेजिस्टेंस के लिए, अगर रेजिस्टेंस के लिए धारा की दिशा में पथ है तो निगेटिव लेना है, धारा की विपरीत दिशा में अगर पथ आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है। सेल के लिए अगर जो पथ है, इसको मैं लिखता हूँ, ये पथ है, ये पथ, ये भी पथ है। अगर सेल के लिए अगर पथ की डायरेक्शन हायर टू लोअर है तो लोअर मतलब निगेटिव लेना है, अगर पथ की डायरेक्शन लोअर टू हायर है यानी हायर पे, तो यानी हायर लेना मतलब पॉजिटिव लेना है। इस आधार पे हम इसको एक बार समझ लेते हैं। बंद पास एक के लिए, बंद पास एक में, अगर बंद पास एक में हम चलते हैं तो शुरू करते हैं, धारा भाई प्लस से जाएगी माइनस की ओर। तो अगर यहाँ पे हम देखें बंद पास एक के लिए, तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, तो यहाँ से तो I1 धारा निकली है हमारी। I1 धारा अगर निकली है तो ये इधर जा नहीं सकती भाई, इधर निकल रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बंद पास एक में स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा जा रहा है हायर टू लोअर, हायर टू लोअर जा रहा है, इसका मतलब इसको क्या देना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी E2 का जो मान होगा वो क्या होगा, निगेटिव मान होगा। आगे अगर देखा जाए तो धारा हमारी इधर आ रही है और पथ हमारा इधर जा रहा है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में पथ हो गया। धारा हमारी इधर जा रही थी, पथ हमारा इधर हो गया, इसका मतलब क्या लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव। तो उसको पॉजिटिव लेने के लिए आप क्या करेंगे कि प्लस, इसमें धारा कौन आ रही है, I2 आ रही है, रेजिस्टेंस कितने का है, R2 का है, तो I2 R2 लिखेंगे। आगे बढ़िए, फिर ऊपर जाइए, देखिए अब क्या हुआ कि पथ की दिशा में ही क्या आ गया, पथ की दिशा में ही धारा जा रही है। अगर पथ की दिशा में धारा है तो निगेटिव लेना है, अर्थात माइनस कितना, I1 धारा जा रही है R1, तो इन दोनों का गुणनफल अर्थात माइनस I1 R1। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे सेल मिल गया, तो सेल के देखिए ऐसे घूम के अगर जाएगा तो लोअर टू हायर जा रहा है, लोअर टू हायर, तो लोअर टू हायर, हायर पर तो मतलब हायर लेना है, मतलब कि पॉजिटिव लेना है, तो प्लस क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे E1, और इनका बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार से बंद पास दो में भी चल सकते हैं हम। बंद पास दो में अगर चलेंगे तो आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, यहाँ शुरू कर लेते हैं, कहीं शुरू कर लीजिए, यही शुरू करता हूँ मैं। तो R3 वाले में धारा जो जा रही है, देखिएगा धारा दिशा पथ की दिशा में, देखो पथ ऐसे, धारा भी इधर, तो क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R3 का है, धारा कितना जा रही है, I1 प्लस I2 की जा रही है, अर्थात I1 प्लस I2, और इंटू में क्या लिखेंगे, R3 लिखेंगे, तो R3 लिखता हूँ। आगे अगर मैं बढ़ूँगा तो आगे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पथ की दिशा में ही क्या है, पथ की दिशा में क्या है, धारा की दिशा है। देखो ये पथ अगर ऐसे कंप्लीट किया जाए तो ऐसे चल के ऐसे ही आ रहा है, यानी पथ में धारा है, तो फिर उसको भी निगेटिव लेना है। अतः उसमें धारा हमारी आ रही है, सॉरी ये निगेटिव रहेगा, इसमें भी हमारी धारा क्या आ रही है, I2 जा रही है इंटू R2। सेल के लिए बात किया जाए तो सेल में देखिए क्या हो रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव लेना है, तो प्लस क्या लिख दीजिए, उसको लिख दीजिए E2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से क्या करना है आपको, बंद पास का नियम लगाना है, अर्थात लूप का नियम इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। भाई सेल के लिए अगर देखेंगे हायर टू लोअर आएगा तो लोअर मान मतलब निगेटिव लिखना है, लोअर टू हायर जाएगा तो हायर मतलब क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। और से टोटल इसका जो उल्टा है वो किस में है, रेजिस्टेंस के लिए है। मैंने पीछे आपको लिखा भी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।